स्थानीय युवा युवतियों को कंपलसरी रिक्रूट के माध्यम से उन्हें अपना संगठन में भर्ती की जाती है। बाला संगठन से शुरू किया नक्सल संगठन में। विजय नाम का वो नक्सली कमांडर था। हमारा गंगलदौर एरिया में वसंती नाम की एक लेडीज थी, हम लोग को भर्ती करवाने के लिए चिट्ठी भेजे थे। उसी समय भर्ती कर उनके एक बचपन को भी बर्बाद की जाती है। तो हमको उस समय क्या था, उन लोगों का ये अच्छा है, उन लोगों का कहना अच्छा है बोल के ये देख देख के मेरे को समझ में आ गया कि पूरा गलत विचारधारा है बोल के वहाँ का हाल चाल नक्सली संगठन में कैसा काम करते हैं, कैसा रहते हैं। महोदय कैडर आत्मसमर्पण करने के पश्चात उनका जीवन शैली में काफी एक सकारात्मक परिवर्तन हमको देखने को मिल रहा है। फरवरी 25 तारीख में मैं सिलेंडर किया हूँ मलकानगिरी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में आईसीयू की श्रेष्ठ सुविधा के साथ आपकी सेवा में सांस, दिल, पेट, एक्सीडेंट, प्रेगनेंसी इत्यादि की गंभीर बीमारियों के बेहतर इलाज की सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो है अब लगभग खात्मे की ओर है। स्थिति ऐसी है कि तमाम लोग यानी बड़ी संख्या में नक्सली हिंसा को छोड़ करके मुख्य धारा में आ रहे हैं और वो अपनी कहानियां बता रहे हैं कि किस तरीके से वो नक्सलियों के चंगुल में फंसे, वहाँ उन्होंने कैसी कैसी मुसीबतें झेली, या वहाँ क्या क्या देखा, और उसके बाद अब वो इस ज़िंदगी में जो सामान्य ज़िंदगी है उसमें किस तरह का महसूस कर रहे हैं। हमने ऐसे ही 2 पूर्व नक्सलियों से बातचीत की और उन्होंने जो कहानी सुनाई वो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगी कि दिशाहीन हिंसा कितनी नुकसानदेह होती है और किस तरीके से लोगों का जीवन बर्बाद करती है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। उद्देश्यहीन विचारधारा, गैर जरूरी हिंसा और तर्कहीन जीवन से अब नक्सल संगठन में फंसे आदिवासी किनारे हो रहे हैं। यही कारण है कि पिछले साल यानी साल 2024 में नक्सल संगठन छोड़ने वालों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। पिछले साल 800 युवाओं ने नक्सल संगठन छोड़ दिया। यह आंकड़ा पिछले 5 सालों के आंकड़ों में सबसे ज्यादा है। मौजूदा साल के 3 महीनों में आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या जितनी है उससे साफ है कि इस साल यानी साल 2025 में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि तय है, क्योंकि 2025 के शुरुआती 3 महीनों में ही 440 लोगों ने नक्सलवाद की हिंसा और लक्ष्यहीन जिंदगी को त्याग दिया। आत्मसमर्पण की जो रफ्तार इस साल के शुरुआती 3 महीनों में रही है, यदि ऐसी ही गति रही तो 1700 से ज्यादा नक्सली साल 2025 में नक्सल संगठन छोड़ सकते हैं। हालांकि सरकार जिस नीति पर काम कर रही है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में यह संख्या गुणात्मक रूप से बढ़ सकती है। जो महोदय संगठन में देखा जाएगा, पूर्व में जो टॉप महोदय कैडर्स द्वारा स्थानीय युवा युवतियों को कंपलसरी रिक्रूट के माध्यम से उन्हें अपना संगठन में भर्ती की जाती है। उसके पश्चात उन्हें अनेक प्रकार के प्रावधानों को सामने करना पड़ते। छोटी नाबालिग बच्चों को भी पूर्व में महोदय संगठन में ये लोग भर्ती कर उनके एक बचपन को भी बर्बाद की जाती है। उनके परिवार में यदि कोई दुखद होगा उसमें भी शामिल होने नहीं दी जाती है। उनकी फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए नहीं दी जाती है। इस प्रकार उनके एक मूलभूत एक मानव अधिकार को भी हनन की जाती है और उनके समय पर कोई खाना नहीं दी जाती है। उन्हें तेल साबुन तक जो सुविधा भी उन्हें उपलब्ध नहीं की जाती। यदि उनकी तबीयत खराब हो जाते उनके प्रॉपर इलाज भी महोदय संगठन द्वारा नहीं की जाती है। इस प्रकार अनेक प्रकार के प्रावधानों को और कठिनाई को स्थानीय महोदय कैडर द्वारा देखने के लिए मिलते और काफ़ी एक भेदभाव भी महोदय संगठन में रहते। जो टॉप लीडरशिप है जो बाहर प्रांत के रहते वो एक अच्छी 5 स्टार ज़िंदगी जीने के लिए उनके पास सभी सुविधा उपलब्ध हो जाते हैं। उनके बच्चे विदेश में और अन्य जगह में भी जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करते और अच्छा एक जीवन जीते, लेकिन स्थानीय महोदय कैडर को काफ़ी दिक्कत को सामने करना पड़ते। उनका मूलभूत किसी प्रकार का जो सुविधा भी उनको उपलब्ध नहीं की जाती। इस प्रकार की परिस्थिति को देखने के पश्चात काफ़ी बड़ी संख्या में अभी स्थानीय महोदय कैडर संगठन छोड़कर सामने आ रहा है, आत्मसमर्पण कर रहा है और उनके एक जीवन को और बेहतर करने के लिए शासन के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी के तहत सभी प्रकार का आर्थिक सुविधा एवं अन्य जो उनके लिए रीइंटीग्रेट करने के लिए सभी प्रकार का उन्हें सहायता भी दी जा रही है। अभी वर्तमान में जो भी महोदय कैडर आत्मसमर्पण करने के पश्चात उनका जीवन शैली में काफ़ी एक सकारात्मक
परिवर्तन हमको देखने के लिए मिल रहा है। एक अच्छे जीवन जी रहा है उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए भी, ताकि ये अपना एक जीवन यापन करने के लिए उनके पास एक आमदनी भी हो सकता है। इस प्रकार काफ़ी एक अच्छा उनके लिए परिस्थिति निर्मित की जा रही है। उसका सकारात्मक परिणाम आने वाले समय में हमको निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। अब सवाल यह है कि नक्सल संगठन छोड़ने वालों की संख्या में पिछले 2 सालों में तेजी क्यों आई? तो इसका जवाब है सरकार की नीति। वह नीति जो नक्सल संगठन में शामिल लोगों को यह बताने में कामयाब हो रही है कि संगठन के नारकीय जीवन में दहशत, हिंसा, असामाजिकता और अमानवीयता के सिवा कुछ नहीं है, जबकि मुख्य धारा में शांति, सुकून, सामाजिक रिश्ते, सुविधाएं और बेहतर जिंदगी है। नक्सल संगठन को छोड़कर मुख्य धारा में आए युवा जो कहानी बताते हैं वह सोचने पर मजबूर करती है कि किस तरह आदिवासी युवकों को बहकाया जा रहा है और उन्हें नक्सली संगठन की मुश्किल भरी जिंदगी में धकेल दिया जाता है। एक बार नक्सल संगठन में शामिल होने के बाद वहां से निकलना किस तरह कठिन हो जाता है, नक्सली संगठन में किस तरह शोषण किया जाता है, सुरक्षा बलों के साथ ही साथ संगठन के ही बड़े नक्सल लीडरों से हमेशा खतरा बना रहता है। नक्सल संगठन में शामिल होने की कीमत युवाओं को किस तरह समाज और परिवार से कटकर गुजारनी पड़ती है। नक्सल संगठन छोड़कर आए युवाओं ने जो दर्द बयां किया वो वाकई झकझोर देने वाला है। सुनिए नक्सली संगठन में सालों रहने वाले युवा की कहानी। दोनों जिंदगियों में कितना फर्क है। मेरा नाम सोडी मुया है। मेरा गांव नयापारा मुरतंडा सुकमा से लगभग 9 किलोमीटर दूरी है। तो उस गांव में मेरा पैदाइश है। उसके बाद मेरे माँ पापा लोग ज़मीन की कमी के वजह से नया ज़मीन बसने के लिए गोलापल्ली क्षेत्र गए हैं। वहाँ ग्राम पोलमपल्ली है। उस गांव में से मैं पढ़ाई किया। वही गांव में जा कर के मेरे माँ बाप लोग के साथ जा कर के मैं वही खेती बाड़ी करता रहा। तो मैं बचपन में छोटा था उस समय मेरे माँ पापा लोग मेरे को स्कूल गोलापल्ली में एडमिशन कर दिए, बालक आश्रम गोलापल्ली। वहीं मैं लगभग 7वीं क्लास तक पढ़ाई किया। तो उसके बाद फिर वहाँ से होमगार्ड का फॉर्म निकला था। उस समय मैं होमगार्ड में भर्ती होने के लिए फॉर्म भरा था 1997 में। जब उसके बाद मैं ट्रेनिंग लेके आया था, वहाँ सिलेक्शन हो गया था। उसके बाद वहाँ मड़कम विजय नाम का वो नक्सली कमांडर था। तो उसने बताया कि तो तुम्हारे खुद भैया नक्सली में है, तुम पुलिस में कैसे भर्ती होगे, तुम अपने आपसी में आपके भाई को मार सकते हो क्या? बोलने से नहीं मार सकता। बोला तो ये तो गलत हो रहा है, तुम पुलिस में कैसे भर्ती हो गए? तो इसलिए मैं दोबारा उसको फिर प्रश्न का जवाब दे दिया कि मैं दोबारा पढ़ना चाहता हूँ बोल के। फिर पढ़ाई के लिए गादीरास आया हूँ सर। गादीरास लगभग 10वीं तक पढ़ाई किया, 2004 तक के। तो फिर बाद में माँ पापा लोग उधरी हैं तो उधरी गया। फिर संगठन वाले मेरे को हर समय बुलाने का वो करते थे, लिखने का पोस्टर बैनर वगैरह लिखने के लिए लिखवाते थे मेरे से। तो बाद में उनके साथ मतलब अच्छा साठगांठ हुआ। तो मेरे से अच्छा उन लोग भी व्यवहार करते थे कि कैसे पार्टी में आओगे, कि कैसे इतना यहाँ पूरा फॉरेस्ट का इलाका है, यहाँ ज़मीन नहीं मिल रहा है और पटेल मुखिया लोग मतलब हमको ज़मीन नहीं दे रहे हैं और हमारा खनिज यहाँ का मतलब जो भी जंगल का लकड़ी हो गया, यहाँ सोना चांदी मतलब इस टाइप का सरकार भी लूट कर ले जा रही है। इसके लिए लड़ना पड़ेगा हमको, ये हमको सिखाते थे। तो हमको उस समय क्या था, उन लोगों का ये अच्छा है, उन लोगों का कहना अच्छा है बोल के हमको वही मतलब ज़्यादा हो गया था। तो वहाँ लड़की लड़के लोग बुजुर्ग लोग सभी प्रकार के वहाँ भी होते थे। तो हम भी अरे इसी संगठन में जुड़ने से अच्छा होगा, सरकार के साथ लड़के मतलब हासिल करने से ठीक है, इन लोग बोलने का ही अच्छा है बोल के हम वो दिशा में गए। पढ़ाई तो किए थे लेकिन उतना हमको नॉलेज नहीं था कि हमको ये होगा वो होगा बोल के। बाद में हम धीरे धीरे पार्टी में 2006 में मैं जुड़ा। तो जुड़ के बाद में 2-3 साल में काम करते करते आपसी में हमारे ये भाई बहनों को मारना ये सब मतलब
देखने से कि ये तो गलत हो रहा है, हमारे आपसी मतलब भाई बंधुओं को ही हम मारपीट कर रहे हैं, उन्हीं से खाना या सब कुछ मांग के खाते हुए पैसा वैसा उन्हीं से वसूल कर चलते हुए भी इन्हीं को हम मतलब मुखबिरी के शक में हम मार रहे हैं, काट रहे हैं, ये तो गलत हो रहा है। ओके, बाद में 2-3 साल में हमको समझ में आ गया, लेकिन उस दलदल में हम फंसे तो जल्दी हमको निकालने के लिए भी रास्ता नहीं मिल पाया। तो इसी तरह से हम अलग अलग घटनाओं में भी थे, पुलिस को मतलब कई तरह से फंसा के मारने का, या बूबी ट्रैप जैसे, या लाइनमैन बिछा के मारने का, या गियर के मारने का, या एम्बुश लगा के मारने का, सभी तरह से हम मतलब माहिर मतलब वहाँ सीख चुके थे सर। तो हम उस समय मारते थे तब भी, तो उनका आदेश से हमको करना पड़ता था, तो हम आदेश का पालन भी करते थे और सोचते थे भी अपने हमारे आपसी में हमारे लोगों को ही हम मार रहे हैं, कोई विदेशी नहीं है, तो हमारे देश के लोग हैं, हमारे मतलब परिवार से सब मिले जुले लोग ही है, इनको हम मार रहे हैं बोल के हमको सब क्लियर था। पर उस जो संगठन में हम जुड़े, उस संगठन से निकालने के लिए हमको कोई रास्ता ही नहीं था। और हमारा परिवार पूरा जंगल क्षेत्र में है, अगर मेरे परिवार को, अगर मैं पुलिस के साथ जुड़ भी जाऊं या शासन की जो भी योजनाओं के तहत मैं चला जाऊं तो मेरे परिवार को दिक्कत आएगी बोलकर, ये हमको सबसे ज़्यादा था कि हमारा 2-3 परिवार है वहाँ, घर मतलब द्वार है, तो उनको अगर वहाँ से बेदखल कर देंगे तो कहाँ जाके जिएंगे, ये हमको सबसे ज़्यादा मतलब सोच में हम डूब गए। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम काम कर ही रहे थे। तो आपसे फिर बाद में अपने यहाँ, हम तो इतना साल से लगभग 14-15 साल में संगठन में काम कर रहा था। उस समय मेरे बड़े भैया को मारपीट किए और मेरे छोटा भाई को भी मारपीट किए संगठन वाले। तो उसका मैं सवाल जवाब किया कि हम इतना सालों से हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे परिवार में मारपीट क्यों हो रहा है, तो किस गलती से हमारे परिवार को मारपीट कर रहे हैं, हमको कोई सूचना नहीं दिए, किस लिए मारपीट कर रहे हैं बोल के। ये बोलने के वजह से ये पुलिस के साथ मतलब सांठगांठ है, पुलिस के साथ मिला है, किसी न किसी दिन हमको एनकाउंटर करवाएगा या ये हमको मार के भाग जाएगा, इस टाइप का आरोप लगा करके मेरे एरिया कमेटी के सदस्य ने मेरे ऊपर आरोप लगाए। तो मैं बाद में ये आरोप आने के बाद, ये तो कतरा आरोप है, इसमें तो जान मतलब जाने की है, तो कोवर्ट है इस टाइप का, वहाँ कोवर्ट बोलते हैं, आपसी में मार के भागने वाला चीज़ को कोवर्ट बोल के वहाँ वो करते हैं। तो ऐसा हो के बाद में फिर मेरे को ऐसे समझाए, ठीक है ऐसा बोला है, लेकिन आपको सही ढंग से काम करना है और आगे पार्टी के लिए आप सोचना है, आपके परिवार में जो भी हो गया उसके लिए हम भी क्षमा चाहते हैं, वो गलती से मारपीट किए गए। तो नहीं, एक को तो गलती से मारपीट करते हैं, लेकिन पूरा 6-7 लोग को मतलब मारपीट किए, मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे बड़े भैया, मेरे छोटे भाई, सभी मतलब मेरे परिवार से लगभग 7 लोगों को मारपीट किए। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसलिए ये शब्द बोला हूँ। लेकिन मेरे को अभी उल्टा क्या पुलिस का मुखबिरी के नाम से शक कर रहे हैं, तो ये भी तो गलत है। नहीं, हम समझाए उसको, आपको आगे और काम करना है अच्छा से, आप पहले भी अच्छा काम किए, अभी भी अच्छा काम करोगे बोल के हम भरोसा कर रहे हैं बोल के ये मेरे को समझाइश दिए। उसके बाद फिर दोबारा 1 महीना के बाद फिर मेरे को सस्पेंड का आदेश जारी किए। मैं केरलापाल एरिया कमेटी का सचिव था उस समय, मेरे को केरलापाल एरिया कमेटी सचिव से मतलब सस्पेंड कार्रवाई का आदेश आ गया डिवीजन कमेटी से। अरे पहले तो 1 महीना पहले ऐसे समझाए, बाद में फिर 1 महीना के बाद फिर सस्पेंड कार्रवाई कैसे हो गया, ये तो गलत हो गया। तो कल के दिन में मेरा मतलब जो भी हथियार है, मेरा मतलब जो पद था उसको ऐसा किए हैं, तो मेरा कुछ ना कुछ पार्टी अलग से सोची है बोल के मैं जिस दिन मेरे को वो सस्पेंड कार्रवाई का आदेश जारी हुआ उसी दिन मतलब उनको मतलब सोचने का मतलब मौका नहीं दिया। मेरे को जो भी समझ में आ गया उसी के बल पे मैं निकालने के लिए सोचा कि अभी तो शासन की तरफ से भी पुनर्वास योजना के तहत शासन कई तरह से मतलब योजना प्रारंभ
की है, तो उस योजना में मैं शामिल होऊंगा, तभी अच्छा मेरा ज़िंदगी चलेगा, मेरा घर परिवार अच्छा रहेगा बोल के मैं यही सोच लिया। 2-3 घंटे के अंदर ही मैं सोच लिया। उसी दिन मैं वहाँ जो भी संगठन में वर्दी या हथियार था वो मेरे हाथ में था, जो भी सामान उसी दिन छोड़ दिया और तुरंत वहाँ निकल के आ गया सर। 2021 को मैं आया हूँ, सितंबर माह में मैं यहाँ सुकमा जिला में सरेंडर किया हूँ। तो उस समय से लेकर मैं आज तक के लगभग 4 साल होने जा रहा है। तो 4 साल में मेरा जीवन में बदलाव मैं बहुत अच्छे से जान रहा हूँ। मैं अभी पहले तो संगठन से आते समय मतलब आया तुरंत तो कोई भी नहीं देगा, शासन की तरफ से जो भी प्रक्रिया होता है उसी हिसाब से मेरे को रखे और उसके बाद फिर गोपनीय सैनिक के रूप में बनाए। तो उसके बाद फिर मैं अभी इस साल कांस्टेबल के पद पे हूँ और मेरा परिवार को अच्छा है, खाने पीने का जो भी है सुविधा सब मिल रहा है। मेरी बच्ची है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरी पत्नी, हम सब बीवी बच्चों के साथ में रहते हैं। और घूमने उमने का है तो कहीं भी जाना है, गाड़ी घोड़ा सब है, रखे हैं अभी खरीद कर। हाँ, उस समय संगठन में रहते समय कभी कभार हमको मिलने के लिए मौका होता था। 6 महीना या 7-8 महीना 10 महीना के बाद हम पत्नी के साथ मिलते थे। और बच्ची तो हमारे मामा मामी लोग के यहाँ हम भेज दिए थे, उसके नाना नानी लोग के यहाँ। तो बच्ची से भी हमको संपर्क नहीं होता था। 2 साल 3 साल में कभी एक बार होता था। उतना खासकर बच्ची को हम नज़दीक से मतलब हम प्यार मोहब्बत नहीं दे पाए। तो अभी हम बच्ची के साथ रहते हैं और हर दिन मतलब बच्ची को पढ़ाने का और आगे उसका भविष्य बनाने के लिए हम सोच रहे हैं। अभी जो सीखने का शुरुआत है, जब भी पहले 2 साल पहले टेलर वाला सिखाए, टेलरिंग सिखाए। तो अभी गाड़ी कृषि अलग अलग हिसाब से सीखने का है बोल के बोले हैं, तो सिखाने का जारी है सर, चल रहा है। ये कहानी नक्सल संगठन में फंसे केवल एक युवक की कहानी नहीं है। लगभग इस संगठन के सभी युवा इसी तरह घेरे में लिए जाते हैं और संगठन में ऊंचे ओहदों पर बैठे नक्सल लीडर उनका इस्तेमाल करते हैं। एक और युवा ने जो कहानी बताई वो भी चिंता में डालने वाली है। मेरा नाम कमलू बेटे है सर, गांव ग्राम कमकानार है, बीजापुर जिला। मैं नक्सली संगठन में 2007 में भर्ती होकर काम किया हूँ, ये दरबा डिवीजन में। 13 साल तक मैं काम किया हूँ दरबा डिवीजन में। शुरू से पहले वो तेलुगु वाला एक जन मुरली नाम का था, उसको गनमैन करते करते उसके बाद एलओएस डिप्टी कमांडर बनाए, उसके बाद एलजेएस डिप्टी कमांडर। लास्ट कांगर घाटी एरिया कमेटी इंचार्ज तक मैं दरबाई डिवीजन में काम किया हूँ 2020 तक। 2020 फरवरी 25 तारीख में मैं सरेंडर किया हूँ ये मलकानगिरी उड़ीसा में। उसके बाद फिर मलकानगिरी से सुकमा आया हूँ। मैं शुरू से मतलब वो काम बाला संगठन से शुरू किया नक्सल संगठन में। उस समय एलओएस कमांडर हमारा गंगल दौर एरिया में वसंती नाम की एक लेडीज थी और आरिराम देवसी था। उन्हीं लोग हम लोग को भर्ती करवाने के लिए चिट्ठी भेजे थे उसी समय। तो गांव वाले बोले कि आप लोगों को नक्सली में जाने के लिए चिट्ठी आया बोल के बताए, तो हम लोग को फिर चिट्ठी दे दिए। चिट्ठी देने के बाद हम लोग फिर नक्सली संगठन में जुड़ गए 2007 में। हमको ये पता नहीं कि बाद में ये संगठन में कैसा काम करना, क्या करना, बाद में परेशान होगा कि नहीं होगा बोल के हमको समझ में नहीं आया था। तो बाद में संगठन में करते करते हमको पूरा गांव वालों को इकट्ठा करना और चावल दाल मांगना, उन्हीं से मांग के खाना, फिर उन्हीं को
मुखबिरी बोल के पुलिस का मुखबिरी बोल के मारना पीटना, ये करते करते मेरे को समझ में आ गया कि 2020 तक मैं पूरा देख चुका हूँ कि वहाँ का हाल चाल, नक्सली संगठन में कैसा काम करते, कैसा रहते। ये देख देख के मेरे को समझ में आ गया कि पूरा गलत विचारधारा है बोल के समझ में आ गया। इसलिए मैं उस समय हम लोग का ऊपर ज़्यादा, पहले तो उतना कैंप भी नहीं था, कैंप भी पूरा रोड खोल दिए और गश्ती भी बढ़ा दिए। उसके बाद हम लोग को खाने पीने के लिए बहुत तकलीफ होता था। 1 दिन 2 दिन जंगल में ऐसे रहते थे, खाना भी नहीं मिलता था। और 1 साल में हमारा ऊपर कम से कम 17-18 बार फायरिंग भी हुआ। मतलब फायरिंग होने के बाद हम लोग जंगल में 2 दिन 3 दिन ऐसे भूखे रहते थे। ऐसी परेशानी देख के मैं नक्सली संगठन है, गलत विचारधारा है बोल के मैं छोड़ के आत्मसमर्पण किया सर। यहाँ आने के बाद पहले गोपनीय सैनिक तौर पर मेरे को दिए थे। उसके बाद धीरे धीरे मेरा काम काज, मैं तो DRG में चलता हूँ अभी भी। टीम के साथ गश्त जाना है, टीम के साथ चलना है। वहाँ देख के मेरे को बाद में प्रमोशन भी दिए हैं, कॉन्स्टेबल पद पर अभी काम किया। इसलिए मेरे को अच्छा लगा कि पहले भी मैं सुना हूँ कि सरकार सरेंडर करने से सब कुछ देगी, घर मिलेगा, सब में नौकरी मिलेगा, पैसा मिलेगा बोल के बोले थे। वही अनुसार मैं यहाँ आने के बाद भी देख रहा हूँ कि सब कुछ व्यवस्था सरकार अच्छा ही कर रहा है बोल के। वहाँ का देखने से यहाँ देखने से बहुत फर्क है। वहाँ तो खाना भी मुश्किल से मिलता था, रहने की जगह भी, पीने के लिए कपड़ा उपड़ा भी नहीं मिलता था। यहाँ तो सब कुछ मिल रहा है, अभी हर चीज व्यवस्था अच्छे से चल रहा है। परिवार के साथ रहना, परिवार के साथ घूमना, अच्छे से रहना, अच्छे से सब कुछ देखना, हर चीज को यहाँ से घूमने फिरने के लिए मौका भी मिल रहा है। वहाँ तो जंगल में रहने से पूरा अंधेरे में रहने जैसा जंगल में रहते थे, तो यहाँ बहुत अच्छा है बोल के। एक चीज, वहाँ मेरा को ऑपरेशन भी हुआ था और नसबंदी तौर पर। वहाँ शादी करने के पहले तो नसबंदी करना पड़ता था। शादी किया तो मेरा नसबंदी भी हुआ था नक्सली संगठन में। तो यहाँ आने के बाद अधिकारी KL-SP साहब था, यहाँ ध्रुव साहब था, वो मेरे को रायपुर भेज के फिर ऑपरेशन खोलवा के खोल दिए थे। अभी बच्चे मेरा अच्छा से हो रहा है। सिलेंडर किए, उसके बावजूद हमको नौकरी भी मिले, बहुत अच्छा किया। मतलब अभी उन लोग भी हमको कुछ नहीं बोलते कि तुम लोग हमको मारते थे, तुमको हम अभी मारेंगे पीटेंगे, ये शब्द भी कुछ नहीं बोलते। भाई जैसा अभी हर आदमी ड्यूटी जाते समय भी रहते समय भी हमको व्यवहार करते हैं। मतलब वो मतभेद कुछ नहीं है पुलिस वालों के साथ हम लोग का भी। अभी तो हम लोग के साथ उन लोग भी पूछते हैं कि कैसा रहते हैं नक्सली, कैसा उन लोग काम करते हैं, उनको कैसा करने से कैसा होता बोल के हम लोग जाते समय भी, हमको रहते समय भी पहले पूछते थे। अभी तो उतना नहीं पूछते, पहले हम लोग नया नया आए उस समय पूछते थे। तो हम लोग को भी अच्छा लगा कि हम लोग बहुत गलत काम में पहले किए, इनको मारे हैं, पुलिस वालों को इतना घटना में हम लोग शामिल भी थे। मतलब बावजूद भी हमको मतभेद कुछ नहीं है। अभी इनका साथ हम लोग ड्यूटी भी अच्छे से कर रहे हैं बोल के हम लोग को अच्छा विश्वास है सर। ये महज कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं कि नक्सली संगठन में शामिल होने के बाद जीवन किस तरह से नारकीय हो जाता है। संगठन में क्रांति की बात कहकर युवाओं को बरगलाया जाता है, लेकिन कौन सी क्रांति संगठन चाहता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं मिला। नक्सल संगठन में किस तरह युवाओं को इस्तेमाल किया जाता है, बता रहे हैं IG सुंदरराज P। प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी CP महोदय संगठन की शीर्ष नेतृत्व आमतौर पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या अन्य प्रांतों से बस्तर संभाग के अंतर्गत लोकल कैडर्स को अलग अलग विषय पर उन्हें
गुमराह कर दिग्भ्रमित कर कंपलसरी अपना संगठन में भर्ती कराकर उन्हें विगत कई वर्षों से उनके एक ह्यूमन शील्ड और फुट सोल्जर के रूप में उन्हें इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और कभी भी मुठभेड़ होते लोकल कैडर्स को सामने छोड़ते हुए जो बाहर के जो माओवादी कैडर पीछे से जंगल का आड़ लेकर भाग जाते। लेकिन इस परिस्थिति को स्थानीय माओवादी कैडर समझने के पश्चात साथ साथ जो माओवादी नेतृत्व का एक आदिवासी विरोधी, विकास विरोधी, जन विरोधी उनके चेहरा को पहचानने के पश्चात काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर द्वारा संगठन छोड़कर, हिंसा छोड़कर शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास पॉलिसी से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उन्हें रिहेबिलिटेट करने के लिए, उनके एक सामान्य जीवन के लिए अन्य सभी प्रकार का जो आर्थिक सुविधा से लेकर उन्हें सभी प्रकार का सहयोग शासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा उपलब्ध की जा रही है, ताकि उसी को लेकर एक सामान्य जीवन जी सकता है। यदि नक्सल संगठन में रहते हुए उन्हें कई प्रकार का प्रावधानों को सामने करना पड़ते थे। उनके घर में यदि कोई डेथ हो जाते, उस फ्यूनरल में भी नहीं जा पाते हैं, उसी किसी की तबीयत खराब हो जाते, अपना माँ बाप को देखने के लिए भी नक्सल नेतृत्व द्वारा उनको छोड़ नहीं जाते। महिला माओवादी को अनेक प्रकार के जो प्रावधानों को सामने करना पड़ते हैं और उनकी खाना पीने के भी काफ़ी कठिनाई को सामने करना पड़ते हैं। इन सब परिस्थिति को देखने के पश्चात अभी स्थानीय माओवादी कैडर द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहा है और उनकी जीवन का काफ़ी एक सकारात्मक परिवर्तन लेने के लिए शासन की अनेक प्रकार के जो कार्य योजना का लाभ लेकर अभी कई ऐसा माओवादी कैडर है अभी संगठन छोड़ने के पश्चात स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्राप्त कर एक सामान्य जीवन जी रहा है, अपना गांव में अपना समाज के साथ इंटीग्रेट होकर एक अच्छी तरीके से जीवन जी रहा है। और अन्य जो माओवादी कैडर से भी हम अपील करना चाहते हैं वो हिंसा छोड़े और समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए सामने आए। उनके किसी प्रकार का असुविधा ना हो, उन्हें सभी प्रकार का जो उनके लिए जो सुविधा शासन और प्रशासन द्वारा उन्हें उपलब्ध की जाएगी। इससे बार बार हम इस अपील को दोहराना चाहते हैं। इतना साफ है कि नक्सल संगठन में पल पल मौत का खतरा है, अभावों भरा जीवन है, मुश्किलें इतनी हैं जो कम होने का नाम नहीं लेती। सामाजिक पारिवारिक संबंध दम तोड़ देते हैं। कुल मिलाकर संगठन में ऊपर बैठे चंद लोगों के लिए भोले भाले आदिवासी महज ईंधन है, जो लाल आतंक की भट्टी को जीवित रखने के लिए झोंके जा रहे हैं। खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले। संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज